नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। केंद्र ने प्रति क्विंटल 10 रुपए बढ़ाया गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में किया गया फैसला। 1 करोड़ किसान परिवारों को लाभ होने का दावा। केंद्र के कृषि अध्यादेशों का विरोध जारी। पंजाब के किसानों ने 25 सितंबर को किया आंदोलन का ऐलान। कैप्टन सरकार से अध्यादेशों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की मांग। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यूरिया की किल्लत ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। लाइन में लगने के बावजूद नहीं मिल रही है यूरिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार से की समस्या दूर करने की अपील। और मध्य प्रदेश में दूध की खरीद मूल्य घटाने का विरोध। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। कहा, कर्ज माफी पर चुप्पी के बाद अब दूध के दाम भी प्रति लीटर 4 रुपए घटाए। केंद्र सरकार ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस एफआरपी को 10 रुपए बढ़ाने का फैसला किया है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया। अब गन्ने की एफआरपी 275 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 285 रुपए हो गई है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से देश के 1 करोड़ गन्ना किसान परिवारों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि बीते साल सरकार ने 60 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 190 करोड़ लीटर एथेनॉल की खरीद की। लेकिन जिस तरह से बीते साल सरकार ने एफआरपी में कोई इजाफा नहीं किया था और इस साल महज 10 रुपए बढ़ाए हैं, उससे किसानों को कितनी राहत मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारें अपने यहाँ अलग से गन्ने का दाम तय करती हैं, जो कि सामान्य तौर पर एफआरपी से ज्यादा होता है, जिसे स्टेट एडवाइस प्राइस कहते हैं यानी एसएपी। गन्ना किसानों के लिए इस साल भी परंपरा के अनुसार जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस है, लाभकारी मूल्य बढ़ाकर दिया है। अब 285 रुपए पर क्विंटल यानी 2850 रुपए एक टन का दाम निश्चित हुआ है। और 1% अगर रिकवरी बढ़ेगी, 10% रिकवरी के आधार पर यह है, लेकिन अगर 11% रिकवरी होती है तो 28 रुपये 50 पैसे ज्यादा मिलेंगे पर क्विंटल। और 9.5 या उससे भी कम अगर रहता है तो भी गन्ना किसान को संरक्षण देते हुए 270 रुपए का दाम मिलेगा। ये निर्णय भी किया है, 270 रुपये 50 पैसे 75 पैसे। तो इससे 1 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। जो आज 10 रुपये भारत सरकार ने गन्ने पे बढ़ाया है, जो एफआरपी बढ़ा है, ये बहुत कम है और इसका लाभ कुछ स्टेट को नहीं होगा। तो हमारा ये है सरकार से कि 325 रुपये के आसपास ये होना चाहिए, जिससे पूरे देश के किसानों को लाभ हो सके। कैबिनेट का फैसला आया है और कैबिनेट के फैसले में गन्ने का जो उचित और लाभकारी मूल्य है एफआरपी, उसे 10 रुपए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इससे असल में गन्ना किसानों को कितनी राहत मिलेगी, क्या प्रतिक्रिया है। इस पर बातचीत करने के लिए वीएम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता, फोन लाइन पर। वीएम सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया। मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी, मेरे ख्याल कैबिनेट को भी शर्म आती होगी 10 रुपए बढ़ाने में। 2 साल से उन्होंने गन्ने का रेट एफआरपी नहीं बढ़ाया था और अब जो है वो 10 रुपए बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा होगा कि कितनी महंगाई हो गई 2 साल के अंदर। डीजल कहां से कहां पहुंच गया है, खाद क्या है, बीज का क्या हाल है, कीटनाशक कहां चले गए हैं, लेबर जो है छिलाई होती है, छिलाई कितनी महंगी हो गई है। मेरे ख्याल उनको भी बढ़ाते बढ़ाते शर्म आ रही होगी कम से कम। पर अच्छा होता कि या तो इसको इग्नोर कर देते, बढ़ाते ही नहीं, और बढ़ाते तो ढंग से बढ़ाते, कम से कम कि किसान को लगता कि हम कुछ बढ़ाया है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। और जबकि जो है विधानसभा में उत्तर प्रदेश के
जब मालूम किया गया, एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा 2 साल पहले कि यहाँ पर प्रोडक्शन का रेट 290 रुपए क्विंटल है और आज आप 285 रुपए डिक्लेयर कर रहे हो। कहीं ना कहीं तो इनको भी शर्म आनी चाहिए। जी, और एक और बात जो आज उम्मीद थी कि जो सेलिंग प्राइस है चीनी का उसको भी बढ़ाकर 33 रुपए करने की बात हो रही थी, उस पर जो मिल मालिकों का या इज़्मा का कहना है कि जब भी इस तरह की चीज़ होती है तो एक मिसमैच होता है जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो सेलिंग प्राइस है, और इसके बीच अगर एफआरपी फिर बढ़ जाती है तो ये मिसमैच और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना बड़ा सीधा है, ये मिली भगत है मिल मालिकों की और सरकार की। सरकार इनकी जेब में है या मिल मालिक इनकी जेब में, हमें मालूम नहीं कौन किसकी जेब में है। जहां तक का सवाल उठता है, एक चीनी को लेके बैठ जाते हैं। चीनी का रेट कभी भी इस 2 साल में 32 रुपए से कम कभी नहीं हुआ किलो का, और ये लोग बात कर रहे हैं। इनका शराब का देख लो क्या हाल है। इनका आप देख लीजिए कि जो मोलेसिस है उसमें जो सीरा बनता है, फिर को जनरेशन है, उसके आप देख लीजिए कि बिजली जो बनती है क्या रेट चढ़ गया है। जैविक की खाद जो है, आज ये बगान के अंदर खाद भेजते हैं 400-500 रुपए कट्टा। अरे हर कहीं से तो पैसा कमा रहे हैं, उनकी बात नहीं करना चाहूंगा। मुझे ये है कि किसान का जो है, आज किसान बुरे हाल है। गन्ना किसान ससौली में आत्महत्या कर गया है। ससौली में महेंद्र सिंह टिकैत साहब के यहाँ आत्महत्या कर गया है। तब तो कम से कम सरकार को देखना चाहिए था, तब भी नहीं देखेगी तो आदमी क्या कहेगा। जी, शुक्रिया इस बातचीत के लिए और इस प्रतिक्रिया को हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के किसानों के बाद अब पंजाब के किसानों ने एक बार फिर से 25 सितंबर को बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। चंडीगढ़ के किसान भवन में बैठक करने के बाद किसान संगठनों ने ये ऐलान किया। उनका कहना है कि 28 अगस्त को होने वाले विधानसभा सत्र में अगर प्रदेश सरकार केंद्र के अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव नहीं लाती है तो वो 25 सितंबर से सड़क पर उतरेंगे। किसानों ने अध्यादेशों को वापस न लिए जाने की सूरत में दिल्ली कूच करने का भी ऐलान किया है। मंडी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े इन अध्यादेशों को किसान अपने लिए घातक बता रहे हैं। इसे वापस लेने की मांग के साथ किसान 15 अगस्त को काले झंडों के साथ भी प्रदर्शन कर चुके हैं। 3 किसान विरोधी कानून बनाए ने मोदी ने, ते एक आ बिजली एक्ट लिया रहे आ, ये भी किसान विरोधी आ। ये सारिਆਂ ਨੂੰ रद्द कर दिओ। जे ने रद्द ना कीते ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ किसान इकट्ठे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसानों को यूरिया की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। शाहजहांपुर, बाराबंकी और अमरोहा समेत कई जिलों में यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाने के बाद किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है। किसान यूरिया की कालाबाजारी होने की भी शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि यूरिया की कीमत 267 रुपये प्रति बोरी है, लेकिन दुकानदार एक बोरी 420 रुपये में बेच रहे हैं। किसानों ने दुकानदारों पर 80 रुपये के जिंक के पैकेट को भी जबरन बेचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी यूरिया की कमी का सवाल उठाया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर यूरिया की किल्लत के चलते किसान परेशान हैं। जगह जगह लाइनें लगी हैं और अधिकतर सहकारी समितियों पर यूरिया समाप्त हो चुकी है। किसान कालाबाजारी से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। 6 बजे आकर के देख रहे हैं गाड़ी से खाद उतरा है और उतार के खाद गोदाम में रख के 100 गो बोरा बांट दिए कि नहीं, जो है कि बट रहा है आधार कार्ड पे। और अब उनका कहना है खतौनी ले आओ तो बाप के ले आओ तो जाके फलना के ले आओ, तो वो सब भी लेकर के आए यहाँ आदमी, तब बंद करके चले गए और खाद दे नहीं रहे हैं। कोई खाद नहीं मिला, हमें पर्ची तक नहीं मिला आज के तक तारीख। 2 दिन दौड़े, पर्ची तक नहीं मिल पाया। हमारे तहसील दुद्धी में 4300 बोरी से ज़्यादा खाद उपलब्ध है और 25 वैगन खाद हमें परसों और उपलब्ध हो जाएगी, इसलिए खाद की कहीं कोई समस्या अब नहीं होगी। हमें जो है कि मिर्ज़ापुर एक पॉइंट से लगभग 1450 मेट्रिक टन क्रिबको की यूरिया प्राप्त हुई है, जो समितियों पे आपूर्ति की जाएगी। ज़्यादा जो है कि दुद्धी में मांग को देखते हुए उधर भी और उसके साथ साथ अन्य समितियों पे भी यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है।
डेयरी से जुड़े किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश में सांची डेयरी ने किसानों से खरीदे जाने वाले दूध के दाम में 4 रुपए प्रति लीटर तक कटौती कर दी है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने पूछा कि सीएम शिवराज सिंह जी, आखिर आप किसानों से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? कृषि कर्ज माफी पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं और अब दूध उत्पादक किसानों के लिए दाम भी 4 रुपए प्रति लीटर घटा दिए। सचिन यादव ने कहा कि सरकार के ये फैसले लॉकडाउन में पहले से बेहाल किसानों की माली हालत को और ज्यादा बिगाड़ने वाले हैं। लॉकडाउन का डेयरी सेक्टर पर असर अभी भी कायम है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में दूध उत्पादों की बिक्री में गिरावट अभी भी जारी है। औरंगाबाद जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ के उपाध्यक्ष नंदलाल काले ने बताया कि आमतौर पर किसानों से रोजाना 80 से 85 हजार लीटर दूध लिया जाता है। लॉकडाउन से पहले इसमें से रोजाना 50 हजार लीटर दूध बिक जाता था, जो कि अब घटकर 30,000 लीटर रह गया है। लॉकडाउन के बाद होटल्स और चाय की दुकानों के अलावा दूसरे समारोह में होने वाली दूध की खपत भी ठप पड़ गई थी। अनलॉक होने के बाद भी दूध की खपत पुराने स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। इस दौरान डेयरी संघों ने किसानों से दूध के खरीद मूल्य को घटा दिया है। इससे किसानों के लिए अब डेयरी चलाना मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र में किसानों को कुछ महीने से 12 से 15 रुपए प्रति किलो की लागत से उगाई गई प्याज के सिर्फ 6 से 7 रुपए प्रति किलो दाम मिल रहे हैं। बारिश के चलते किसानों को हर हाल में अपनी प्याज बेचनी पड़ रही है, वरना सही दाम आने तक वो खराब हो सकती है। इसी दौरान बारिश और उमस के चलते किसानों को घरों में रखी आधी प्याज का नुकसान उठाना पड़ा है। इसने किसानों का घाटा बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा प्याज उगाने वाला राज्य है। घरेलू उत्पादन में इसका योगदान लगभग 28% है। यहाँ से बांग्लादेश, श्रीलंका और अन्य देशों को प्याज का निर्यात होता है, लेकिन कोरोना संकट के चलते निर्यात नहीं हो पाया है। इस बीच नैफेड ने बफर स्टॉक के लिए किसानों से सीधे 95,000 टन प्याज खरीदने का दावा किया है, लेकिन इससे किसानों को कोई खास राहत नहीं मिल पाई है। कृषि मंत्रालय का दावा है कि मार्च से जून के दौरान लॉकडाउन और कोरोना संकट के बावजूद कृषि निर्यात बीते साल के मुकाबले 23% बढ़ गया है। एक साल पहले इस दौरान लगभग 20,734 करोड़ रुपए का कृषि निर्यात हुआ था, जो कि इस साल बढ़कर 25,552 करोड़ रुपए हो गया। केंद्र सरकार का दावा है कि कोविड महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के बावजूद भारत ने दुनिया को खाद्य वस्तुओं की सप्लाई चेन को बाधित नहीं होने दिया और निर्यात जारी रखा। कृषि उत्पादों में गेहूं, चना दाल, मूंगफली का तेल और अरहर की दाल के निर्यात में सबसे ज्यादा उछाल आया है। आपको बता दें कि ये वही समय है जब किसान लॉकडाउन की वजह से अपनी फल सब्जियों को बेच नहीं पा रहे थे। सड़कों के किनारे उन्हें फेंकने को मजबूर थे। यहाँ तक कि मंडियां बंद होने से अनाज के दाम में भी भारी गिरावट आई थी। आज भी प्याज किसान अच्छी कीमत पाने के लिए तड़प रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि सरकार कृषि निर्यात बढ़ने का दावा कैसे कर रही है। अगर इस दौरान कृषि निर्यात बढ़ा तो क्या इसका फायदा किसानों को मिल पाया? अगर मिला तो फसलों की कीमत इस अनुपात में क्यों नहीं बढ़ी? तो ये एक अहम खबर कि मार्च से जून के बीच जो कृषि एक्सपोर्ट है उसमें 23.34% का इजाफा सामने आया है। इसको और ज़्यादा समझते हैं कि असल में जो ये फिगर है, जो ये स्टैट्स सामने आए हैं, इन पर कितना विश्वास किया जा सकता है। खास तौर से हम सब ने देखा कि कोविड इन्हीं महीनों में कोविड की सबसे ज़्यादा मार किसानों पर पड़ी। जो एक्सपोर्ट के भी जो ऑर्डर्स थे, कितना ही सामान पोर्ट्स पर रहा, जो निर्यात के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन आवाजाही उसकी भी काफ़ी परेशानी रही। सबके बीच अगर हमें सुनने को मिल रहा है कि मार्च से जून लॉकडाउन के दौरान भी सरकार जो है आराम से अपने जो कृषि निर्यात है उनको कर पाई, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमारे साथ हिंद किसान के एडिटर इन चीफ हरवीर जी मौजूद हैं। हरवीर जी, ये बताएं कि ये जो स्टैट्स सामने आ रहे हैं कि 23.34% का इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, इसको किस तरह से समझा जाए? असल में मेरे ख्याल से ये आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं। नंबर दिखाया है जो ग्रोथ है 20,000 करोड़ से और 25,000 करोड़ हो गया है।
तो सवाल ये है कि एक तो बड़ी बात यह है कि उन दिनों में पोर्ट पे एक्टिविटीज़ ही लगभग बंद हो गई थी, और अगर इतना स्मूथली एक्सपोर्ट्स चल रहे थे तो मैं आपको गिनाऊं कि हमारे जो ग्रेप फार्मर हैं उनको बदहाल हो गए, उनके उत्पाद एक्सपोर्ट नहीं हो पाए। पोमेग्रेनेट वाला जो किसान था उसको भारी नुकसान हुआ, और जो हमारे आम के जो किसान थे उस इलाके में, जो कोंकण वाला और वो सारा इलाका है जहाँ से काफ़ी सारा आपका अल्फांसो और ये सब जो एक्सपोर्ट होते हैं, वो तो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाए, उनका तो पूरा का पूरा सीजन ही ध्वस्त हो गया। दूसरे, मेरी जहाँ तक व्यक्तिगत बातचीत होती रही है इंडस्ट्री में, शुगर का काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन उन दिनों में वो भी एक्सपोर्ट ठप थे। हमारा जो मिल्क प्रोडक्ट्स थे, वैल्यू एडिड, जो बड़ी कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं, वो भी नहीं हो रहे थे क्योंकि शिप लग ही नहीं रहे थे आकर के। तो ये नंबर्स की जगलरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको मेरे ख्याल से मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि ऐसे कौन से प्रोड्यूस थे जो उन दिनों एक्सपोर्ट हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर साफ करते, क्योंकि सरकार ने जो बोला गया है कि गेहूं, बंगाल ग्राम, चना, हाँ, तुअर और मूंगफली, इसमें इजाफा हुआ है। तो अगर इन्हीं उत्पादों की बात करें तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर हुआ भी है, मान लीजिए इजाफा, तो क्या असल में किसानों को इसका कुछ फायदा मिल पाया है? क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान तो तमाम सर्वे यही इंगित कर रहे हैं, यही इशारा कर रहे हैं कि किसानों की काफ़ी बदहाली रही, उनको अपनी सब्जियां, साग सब्जियां फेंकनी पड़ी। एक तरफ हम इस दौरान हमने देखा कि दालों का भी इम्पोर्ट हो रहा है, आयात हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें। हाँ, आप देखिए अनिका कि एक तो मैं देख रहा था जो सरकार ने जो बयान जारी किया है कृषि मंत्रालय ने, असल में वो मसला क्या था, उनको एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम बनाए हैं उन्होंने कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज़ के लिए, कुछ फ्रूट्स हैं उसमें, कुछ और दूसरे कमोडिटीज़ हैं, उसके ऊपर चर्चा थी। उसी मौके पे ये आंकड़े भी जारी किए हैं इन्होंने। तो मुझे तो कहीं ना कहीं जो ट्रांजिशन में उस वक्त जो शिपमेंट्स थी वो ज़रूर गई होंगी, लेकिन अगर इतना आसान था, हमारे फार्मर्स को, जैसे आपने भी कहा और लगातार हम लोग रिपोर्ट भी करते रहे कि किसानों को अपने खेतों में अपनी सब्जियां जो है वो जो देनी पड़ी, और डोमेस्टिक मार्केट तक पहुंचने का संकट खड़ा हो गया था। तो ऐसे में वो फ्रेश वेजिटेबल अगर एक्सपोर्ट हो रहे थे, जबकि अगर आप देखें कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जो तमाम सारे जो आदेश जारी किए, उसमें बार बार कहा गया कि जो सप्लाई साइड है उसको स्मूथ रखने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधाएं हैं उनको जारी रखना है। इवन जब मैं बात कर रहा था मिल्क सप्लाई को लेकर के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेक्रेटरी, जो राज्यों के मुख्य सचिव जो हैं, उन सब तक को हस्तक्षेप करना पड़ा था, उन तक बातें गई थी। तो निर्यात की तो उस वक्त समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये किस तरीके का आंकड़ा है, और मेरे ख्याल से सरकार अगर साफ करती तो और बेहतर होता। एक तो ये भी है कि पिछले साल मार्च और ये अप्रैल मई जून के आंकड़े क्या थे, उन्होंने साल की फिगर उस तरह से दी है, लेकिन अगर महीनेवार अगर देते तो वो स्थिति को साफ करता। दूसरे, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, तो ज़रूर मार्च में इस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर में क्लोज हो रही थी, वो शायद क्लोज हुई होंगी, वो एक नंबर हो सकता है आया हो बड़ा। लेकिन ये थोड़ा चौंकाने वाला पूरा घटनाक्रम है मेरे ख्याल से। दूसरे, एक और मैं कहूँगा, जैसे आपने बताया कि कुछ जगह इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि कौन कौन से उत्पाद उस वक्त ज़्यादा निर्यात हुए, लेकिन जो सरकारी जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने रिलीज़ की है, इंटरेस्टिंगली उसमें इन उत्पादों का कहीं जिक्र नहीं है। उसमें जो एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम बनाए जाएंगे, किन चीज़ों के लिए बनाए जाएंगे, उनका क्या काम होगा, एपिडा के लिए क्या कोऑर्डिनेशन होगा, कैसे रिकमेंड देंगे, उन सब पे है। लेकिन इस महत्वपूर्ण टाइम पर कौन से उत्पाद निर्यात हुए हैं उसके बारे में उसमें आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है। और उसमें भी जो पल्सेस का, इसमें जैसे कि कुछ मीडिया के हिस्सों में जो ये रिपोर्ट किया गया है, पल्सेस के लिए तो हम लोग वैसी डेफिसिट कंट्री हैं, तो तूड़ अरहर हम कैसे निर्यात कर पाएंगे जब हम लोग खुद ही आयात करते हैं। अभी भी हमारी जो खपत है उससे थोड़ा बहुत कम ही हम उत्पादन करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों पर संशय है, कुछ विश्वास कम हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर इस पर आगे भी हम जानकारों से, एक्सपर्ट से राय लेंगे और आपको और ज़्यादा इसको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हरवीर जी, धन्यवाद।
हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार ने 2022 तक राज्य के सभी 9,61,000 किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की निगरानी के लिए गठित समिति की बैठक में ये बात कही। प्रदेश में कुल 3,226 पंचायतें हैं, जिनमें से 2,934 ग्राम पंचायतों में किसान अभी नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि अब तक नेचुरल फार्मिंग के लिए 72,000 से ज्यादा किसानों को ट्रेनिंग दी गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 2018-19 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया था। हिमाचल की लगभग 67% आबादी खेती पर निर्भर है। हालांकि नेचुरल फार्मिंग या जैविक खेती करने वाले किसानों के सामने ऐसे उत्पादों को बेचने में समस्या आती रहती है। इसके लिए सही बाजार और दाम नहीं मिल पाता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जैविक उत्पादों के लिए अलग से बाजार मुहैया कराने की बात कही है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या महज ट्रेनिंग देने भर से किसान नेचुरल फार्मिंग अपना लेंगे? उत्पादन में गिरावट से लेकर किसानों को सीधी आर्थिक मदद देने जैसे तमाम सवाल हैं। क्या इनका जवाब तलाशे बगैर नेचुरल फार्मिंग के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है? हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार ने 2022 तक राज्य के सभी 9,61,000 किसानों को नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य पर कितना ये फिजिबल है और ये जो पैराडाइम शिफ्ट की बात हम लंबे समय से कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ने की ज़रूरत है, इस पर और ज़्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। आप हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं, आपका जो होम स्टेट है वहां पर ये प्राकृतिक खेती को लेकर बड़ा फैसला, आपकी प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी को बहुत बहुत इस चीज का धन्यवाद कि उन्होंने ये सोचा कि अगले 2-3 सालों में वो हिमाचल को सारे किसानों को वो इनऑर्गेनिक से यानी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स या इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम से वो लाकर ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग सिस्टम की तरफ ले जाएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि पहाड़ों को, हिमालयाज को हमें बचाने की बहुत ज़रूरत है और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो कृषि क्षेत्र का है। और ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही एनकरेजिंग और फ्यूचर जिसको कहते हैं फ्यूचर लुकिंग डिसीजन है हिमाचल प्रदेश सरकार का। देवेंद्र जी, मैं जब इससे संबंधित लोगों के ट्वीट्स आज पढ़ रही थी तो जो आम लोगों की राय है सभी इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ में सबके दिमाग में, जहन में संशय भी है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है लेकिन उसको धरातल पर, जमीन पर उतारना मुश्किल होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुल 3,226 पंचायतें हैं, जिनमें से 2,934 ग्राम पंचायतों में किसान अभी नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। अगर इतनी बड़े पैमाने पर वहाँ नेचुरल फार्मिंग हो रही है तो उसका फायदा भी वहां पर किसानों को मिल रहा होगा। क्या है स्थिति ग्राउंड पर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 9 लाख 9.5 लाख किसानों को कवर करना अगले 3 सालों में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक चैलेंज है और बड़ा एम्बिशियस टारगेट है। क्योंकि अभी तक जैसा कि सरकार ने खुद माना है कि 55,000 किसान जो है वो कन्वर्ट हुए हैं 2019 में, तो मुझे लगता है कि लक्ष्य बहुत दूर है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 लाख किसानों को वो अगले साल कन्वर्ट कर देंगे, यानी 2020 के अंत तक वो ये भी हो जाएगा। तो ये तो ठीक है टारगेट रखना, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलें अगर 2022 तक भी अगर ये नहीं हो पाता है और अगर 1-2 साल और भी इसमें लगते हैं, लेकिन कम से कम ये जो अप्रोच है ये इतनी सराहनीय है कि मुझे लगता है कि इसको सबको वेलकम करना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा अनिका जी, वो होगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का। आज तक हमारी यूनिवर्सिटीज का जो फोकस रहा है वो रहा है बेसिकली केमिकल एग्रीकल्चर को प्रोत्साहित करने का, और मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन असली जो होनी है वो हिमाचल में 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, एक एग्रीकल्चर की पालमपुर में, एक हॉर्टिकल्चर की सोलन में। दोनों में अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि उनका रिसर्च पैराडाइम उनका बदले और वो आगे अपने एक्सटेंशन सर्विसेज को मजबूत कर पाए, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए। तो सरकार को ये ठीक है कि उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2 लाख को
वो कन्वर्ट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उससे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को भी वो ऑर्गेनिक के रास्ते पे कन्वर्ट करेंगे। जी देवेंद्र जी, एक और बात बताएं कि जब भी हम ऑर्गेनिक खेती की, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो आमतौर पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, या इवन मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ साइंटिस्ट जो हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनके खुद जहन में ये क्लैरिटी नहीं है। उनको हमेशा लगता है कि जो फूड सिक्योरिटी का इशू है वो सामने आएगा। इतनी बड़ी जनता, इतनी बड़ी आबादी को अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ चले गए तो फिर फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, उत्पादकता का क्या होगा। क्या आपको लगता है कि अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, अब जब हमारे जो भंडार गृह हैं वो भरे हुए हैं, तो अब हमें पोषण के ऊपर भी उतना ही फोकस देना है जितना उत्पादकता पर? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपसे बहुत सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि एक्चुअली एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की भी इतनी गलती नहीं है। क्योंकि जो हमें पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज में, वो तो यही पढ़ाया जाता है कि जब तक हम केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो देश की खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में रहेगी। ये हमारे को एग्रीकल्चर के बीएससी के 4 साल के कोर्स में या एमएससी के 2 साल के कोर्स में ये एक तरह का इतना इम्बाइब कर दिया जाता है अंदर में, जिसको कहते हैं कि प्रोग्रामिंग हो जाती है, कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए, कि साइंटिस्ट उससे निकलना नहीं चाहते हैं। लेकिन सच्चाई आज ये है कि हमारे पास, आपने कहा, 95 मिलियन टन का भंडार भरा पड़ा है इस समय, और आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन की और भी एक्सपेक्टेशन है। वो मैनेजेबल स्टॉक नहीं है। हम मैनेजमेंट, मतलब उस स्टॉक को हम मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें बोला जा रहा है कि आप पैदावार कम करिए। सरकारें ये कह रही हैं कि पैदावार कम करिए, हम प्रोक्योरमेंट कम करेंगे, और एक तरफ साइंटिस्ट बोलते हैं कि आप पैदावार बढ़ाइए क्योंकि देश में खाद्य सुरक्षा कहीं ना कहीं ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज को समझना पड़ेगा कि अब फूड प्रोडक्शन की क्राइसिस नहीं है, अब क्राइसिस है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की, और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्लस एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। अभी एक रिपोर्ट आई है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस की। वो ये कहती है कि अगर हम एग्रीकल्चर का देखें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, तो डिफॉरेस्टेशन से लेकर एग्रीकल्चर के जो फूड वेस्टेज होती है, उसको अगर हम उस लेवल तक हम देखें तो तकरीबन 49% से 57% कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में एग्रीकल्चर का है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और अगर इस चीज को हमने कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले सालों में हम सबको एक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी से हमें सचेत होना चाहिए, और जो स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है बहुत काबिल तारीफ है, और उस तरफ हमें साइंटिस्टों को सोचना चाहिए कि क्यों आज ये टाइम की रिक्वायरमेंट है, अब समय की जरूरत है, और उसके साथ ही हमें बदलना चाहिए अपने आप को। जी सर, समय की ज़रूरत है। ऐसे में आपको लगता है कि सरकार को भी कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे? जैसे यूरोपियन यूनियन ने कुछ अपने किसानों को, अगर जो ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाते हैं, उनको इंसेंटिवाइज करने की योजनाएं सामने रखी हैं। हमारे देश में जब हम एक तरफ कृषि अध्यादेशों में बदलाव, न्यू लिबरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो हम इस तरह की जो इस वक्त की ज़रूरत है, हम सब कोविड को भी झेल रहे हैं, इस वक्त की जो ज़रूरत है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के साथ साथ, इसमें आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ इंसेंटिव्स सामने आने चाहिए जो किसान प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं? एक यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी अभी हाल में एग्रो इकोलॉजी पे, और मुझे याद है उस कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन था कि जो किसान एग्रो इकोलॉजी सिस्टम को, यानी नॉन केमिकल फार्मिंग सिस्टम्स को अडॉप्ट करते हैं, उनकी प्रोड्यूस के ऊपर 30% प्रीमियम प्राइस देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। और इकोसिस्टम सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस का भी रिकमेंडेशन ये है कि इकोसिस्टम सर्विसेज, क्योंकि किसान उसमें सब बहुत बड़ा योगदान है इकोसिस्टम सर्विसेज को बचाने के लिए, स्पेशली नेचुरल सिस्टम्स में, पहाड़ों जैसे सिस्टम में, जहाँ पर झरने से लेकर सॉइल को बचाना बहुत जरूरी है। तो वहां पर अगर किसान का योगदान है तो उसको एक प्रीमियम प्राइस देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें सरकार को कम से कम ये मानना पड़ेगा, हम सबको भी, और सरकार को भी, साइंटिस्ट को भी, इकोनॉमिस्ट को भी, कि ये एनकरेज करने के लिए कि ये फार्मिंग की सिस्टम की तरफ किसान बढ़े, तो एक प्रीमियम प्राइस हमें देना चाहिए जो भी नॉन केमिकल प्रोड्यूस के लिए। और शायद अगर ये हम दे पाते हैं या देने की बात करते हैं तो कंज्यूमर्स के लिए भी और किसानों के लिए भी, और साथ में
हेल्थ और पर्यावरण दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगी, क्योंकि प्राइस इस समय बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसान को अपने इकोनॉमिक वायबिलिटी देखनी है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि ऑर्गेनिक में किसान अगर अपना योगदान देंगे तो उनकी इनकम बढ़ती है। ये रोमांटिसिज्म है, ये कुछ नहीं है। वो रोमांटिसिज्म से हमें निकलना पड़ेगा और रियलिटी की तरफ आना पड़ेगा। ये यूरोपियन यूनियन की जो रिकमेंडेशन थी कि 30% किसानों को जो एग्रोइकोलॉजी में हिस्सा लेते हैं या योगदान कर रहे हैं उनको उतना प्राइस ज्यादा मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत को भी इस पे सीरियसली सोचना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए और इन सुझावों को सामने रखने के लिए। धन्यवाद। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।